दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अचीवर्स टॉक में। बहुत सारे एपिसोड आपने, बहुत सारे सफल हुए बच्चों का आपने कहानी सुना है, उनके आत्मबल को जाना है। और जितने विद्यार्थी हिंदुस्तान के गांव-गांव में तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एसएससी का, ज़बरदस्त उनको फ़ायदा हो रहा है। बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहे हैं। ओवरवेलमिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, जो कि हम लोग को और मोटिवेट करता है कि आपको और भी अच्छे अच्छे अचीवर से, डिफरेंट कैटेगरी के अचीवर से, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, उनसे आपको मिला है। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं शेखर कुमार जी से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2019 बैच के रिसेंट क्वालिफायर हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही कम उम्र में सफलता पा लिए हैं। इनकी उम्र लगभग 22 साल है और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने SBI PO किया, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का एक महारत वाला एग्जाम है कमर्शियल बैंक का, उसको इन्होंने जीता है। तो जाहिर सी बात है, इनके मुंह से बहुत कुछ सुनना है आज जैसे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करें। तो आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है शेखर जी आपका इस स्टूडियो में, राइट? थैंक यू सर। गुड। तो चलिए सबसे पहले बताइए कि बैंकिंग की जो तैयारी है आपके दिमाग में कब आया और कैसे शुरुआत किया आपने यात्रा? सर मेरा पहले से ही जब जिस टाइम मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसी टाइम से मेरे मन में था कि मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करूं। तो फिर इसके लिए मैंने पहले से स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जैसे ही मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जाऊंगा, तभी से मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। और मैंने वही किया। ग्रेजुएशन पार्ट 1 में मैं पटना आया और यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट की। पटना में जितने भी सब बेस्ट क्लासेस सबके बारे में कहा जाता था, सबकी इंडिविजुअल क्लासेस मैंने शुरू की, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो या फिर कुछ और। लेकिन 1-2 साल में मैंने देखा कि मुझे उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रोसेस के बारे में मुझे उससे कुछ अपडेशन, कुछ ग्रोथ मेरे अंदर में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने इसी सिलसिले में फिर करियर प्लानर का नाम सुना, अलायंस क्लब का नाम सुना, और मैंने फिर करियर प्लानर में क्लासरूम कोर्स जो है वो शुरू किया। और वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया, क्योंकि क्लासरूम कोर्स के अंडर में चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही दिन में अलग अलग क्लासरूम कोर्सेज के थ्रू में मिल जाती थी। और उसी के थ्रू फिर अलायंस क्लब में मेरा एंट्रेंस हुआ, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और रिजल्ट आज सामने में है। तो दोस्तों, आपने इनके मुंह से बहुत बड़ी बात सुनी, जो बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पे आपको बोल चुके हैं। इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स चलते हैं शायद बच्चों को फ़ायदा नहीं दे रहा है, जो छोटे छोटे कोर्स चलाए जाते हैं वो बच्चों को फ़ायदा नहीं दे रहा है, जो बहुत सारे अचीवर्स ने अपने जुबानी में आपको बताया है। ज़रूर आप इनके बातों पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी टीचर या कोचिंग का सवाल नहीं है, ये आपके भविष्य का सवाल है। अब आते हैं, जरा जानना चाहते हैं शेखर जी से कि इन्होंने जब करियर प्लानर में आए, कब आए आप यहाँ पे? सर 2018 में मई में मेरा एडमिशन हुआ था करियर 2018 मई में आपने एडमिशन लिया जी। और ग्रेजुएशन कब किया? मेरा ग्रेजुएशन 2018 में ही फाइनल हुआ। 2018 में फाइनल, तब आप यहाँ पे आए जी। उसके बाद आप अलायंस क्लब में कब गए? 2018 में दिसंबर में गए। कितनी बार में गए? पहले बार में या कुछ समय लगा? नहीं सर, मेरा 5वां अटेम्प्ट था। ये भी साथियों, दोस्तों, आपके लिए मैं बार बार ये मैसेज दे रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, जो बहुत सारे विद्यार्थी जो हार जाते हैं अलायंस क्लब का टेस्ट 2 बार 1 बार में सोचते हैं कि नहीं होगा, सर नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तुम देख रहे हो, ये सारे अचीवर्स हैं और इनके मुंह से सुन रहे हो कि किसी का 1 बार में भी हो रहा है और किसी का 8 बार में भी हो रहा है। तो मैसेज बहुत क्लियर है, जो आप समझ सकते हो। तो 2018 में जब आप आए, उसके बाद जब आप मई से लेकर दिसंबर तक क्लासरूम प्रोग्राम किए, उसके बाद 5वीं बार यानी 3 महीने के बाद आप टेस्ट शुरू किए होंगे और 5वीं बार आपने सेलेक्ट हुए जी। तो उसके बाद किस तरह का करियर प्लानर अलायंस क्लब का यात्रा के बारे में बताइए। वो टिप्स बताइए जो आपको अच्छा लगा, जिससे आपको पास करने में स्ट्रैटेजी के रूप में फ़ायदा मिला। सबसे पहले तो अगर हम लोग क्लासरूम की बात करें, तो फिर क्लासरूम में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये था कि हम लोग को ओवरऑल ग्रोथ मिलता था। सभी सब्जेक्ट से हम लोग इक्वल अटेंशन पे करते थे, जिसका बेनिफिट हम लोग को सब्सिक्वेंटली होता था। और जैसे ही फिर हम लोगों ने अलायंस क्लब में एंट्रेंस लिया, तो फिर अलायंस क्लब की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो फिर उसमें हम लोग को बहुत सारी तरह के टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। हम अलायंस क्लब में हम लोग देखते हैं क्या कि चेयरमैन एक दिन के लिए डिसाइड होते हैं, और वो चेयरमैन उस दिन के लिए क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। अलग अलग जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस का लेवल स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो वो जब सारे क्वेश्चंस हम लोग को एक साथ मिलते हैं, तो फिर हम लोग को उसका आइडिया लगता है। और जब हम लोग बड़े बड़े सूरमा जैसे क्वेश्चंस को अगर डील कर ले रहे हैं अलायंस क्लब में, तो फिर एग्ज़ाम्स में वही सारे क्वेश्चंस हम लोग को बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, जिसका फ़ायदा हम लोग को एग्ज़ाम्स में होता है। ग्रेट। तो
पीटी और मेंस, क्या आपने अलग अलग तैयारी की कि नहीं पहले पीटी करते हैं फिर मेंस करेंगे फिर इंटरव्यू करेंगे, या आपका क्या स्ट्रैटेजी था? सर मेंस में जितना वास्ट आपका सिलेबस है, अगर उसके बारे में आप सोचिएगा कि प्रीलिम्स के बाद में आप मेंस का तैयारी शुरू करें तो फिर वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेंस का हम लोग को तैयारी शुरू से ही करना वो ज़्यादा बेटर रहता है। प्रीलिम्स का जो कि प्रीलिम्स में मेन मैटर जो कि है वो आपका स्पीड करता है, तो स्पीड के लिए हम लोग मिनी मॉक्स देते हैं, नहीं तो जो क्लब में टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। और मेंस में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होते हैं। तो अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम लोग अगर पहले से फोकस करते रहें तो फिर मेंस के एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग को कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हम लोग को टाइम नहीं मिला, कम टाइम मिला, हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से मेंस में अगर और किसी सब्जेक्ट की नहीं तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स की तो हम लोग को बहुत पहले से तैयारी करते रहनी चाहिए। शेखर का एकदम सही कहना है दोस्तों, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ इस साल 2020 या क्लर्क को टारगेट करना चाहते हैं, इनकी बातों पर विशेष ध्यान दें। सही कहना है, सफलता उन्हीं को मिल रही है जो तराजू के दोनों पलड़े को बैलेंस कर रहे हैं। यानी एक तरफ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर बराबर होना चाहिए आपके डिस्क्रिप्टिव और करंट अफेयर्स यानी जीए के स्कोर से। वही बच्चे आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पास कर रहे हैं। जो आप जुबानी आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, यदि इस स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फायदा मिलेगा। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, क्या बच्चे मेंस पास करते हैं फिर सोचते हैं इंटरव्यू में मोटी मोटी किताबें पढ़ लेंगे, ऑनर्स रट लेंगे, तो क्या ऐसा ही कुछ फायदा होता है या नहीं सर, कुछ अलग है? इंटरव्यू के बारे में ये जो माइंडसेट अभी मार्केट में फैला हुआ है कि जैसे अगर हम मेंस क्लियर कर लेंगे तो फिर 10 दिन में हम लोग इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं, वो चीज़ एकदम गलत है। इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत दिन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि आप सडन ग्रोथ अपने किसी भी कैरेक्टर में, अपने किसी भी ट्रेट में वो नहीं ला सकते हैं। और अलायंस क्लब में हम लोग का जो सेकंड सेशन होता है उसमें हम लोगों ने रैपिड फायर किया है, क्विज़ किया है, एक्सटेम्पर हुआ है, प्रेजेंटेशन हुआ है। तो इसके चलते हम लोगों को जो भी छोटी छोटी गलतियां होती थी खुद को रिप्रेजेंट करने में किसी के भी सामने में, वो सारी गलतियां निकल के आईं और वो हम लोगों ने इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। और वो इम्प्रोवाइजेशन जो की है वो हम लोग को इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिसके चलते जो बाकी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 10 दिन पहले से तैयारी करके हम लोग कर लेंगे, वो चीज़ वो प्रोसेस हम लोग का बहुत पहले से चलते आ रहा था। तो हम लोग को कुछ वैसा खास अटेंशन उधर पे पे करना नहीं पड़ा कि 10 दिन में अब जी जान ला करके इंटरव्यू का तैयारी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब आप जीडी दे रहे थे तो कैसा लगा माहौल, आपको कैसा लगा? पर्सनल इंटरव्यू और जीडी का इंटरव्यू का माहौल कैसा था? सर पहले तो थोड़ा सा नर्वसनेस था कि वहाँ पे सामने कैसे कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब जीडी इंटरव्यू है तो फिर हम लोग उसके लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी थी कि वहाँ पे जाकर के सब कुछ फ्लुएंटली होता चला गया, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि हम लोग बहुत बड़ा लेवल का कोई जीडी में बैठे हैं चाहे इंटरव्यू में दिए हुए हैं। फ्लुएंटली इंटरव्यू भी हो गया, फ्लुएंटली हम लोग का जीडी भी सारा निकल गया। ग्रेट। तो शेखर जी, अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बन गए, 22 साल उम्र है, लंबा अवधि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो आप अपने आप को 30 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? सर 30 साल के बाद जो बेटर से बेटर पोजीशन हो सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं खुद को वहाँ देखना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो बाकी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से सबसे फास्ट है। तो सर आई विश कि मैं टॉप पोजीशन पे रहूँ 30 साल के बाद में। ग्रेट। तो शेखर जी, आप 2000 बच्चे शायद आपके बैच में पीओ बने हैं, राइट? जी, उसमें आप एक हैं। यस सर। क्या 2000 बच्चे टॉप लेवल पे जा सकते हैं? नहीं सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो आप ही टॉप लेवल पे जाएं, इसके लिए आपके अंदर करियर प्लान अलायंस क्लब से लेके स्टेट बैंक तक के अभी तक के सफ़र में कौन सा गुण, सॉफ्ट स्किल आपको बढ़ा गया है जो आपको लगता है कि आप आगे जाएंगे? सर मुझे लगता है कि अगर हम लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर टॉप पे जाना है तो फिर इसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग ऐसा काम करें कि हम लोग का जो कस्टमर बेस है वो प्रिजर्व रहे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम लोग सबसे बेस्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि कस्टमर से ही हम लोग का बैंक चलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन आइडेंटिटी यही है कि इसका जो कस्टमर बेस है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है, 45 करोड़ प्लस इसके कस्टमर्स हैं। तो फिर अगर उतने कस्टमर्स को रिटेन करना भी एक बड़ी बात है और सारे चैलेंजेस को फेस करके उस लेवल को बढ़ाना भी एक अलग बात है। तो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग खुद के नॉलेज में अगर कहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो ये ट्रेट अपने अंदर में होना चाहिए कि आप नई नई चीज़ें सीखते जाएं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। अगर हम लोग सन 2005 की बात करें तो फिर पहले बड़े बड़े लेजर्स होते थे जिसमें सारे बैंकिंग के सब चीज़ लिखे जाते थे, लेकिन अब जो कि है CBS का सिस्टम है, सारे के सारे डाटा एंट्री होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि है ये बैंकिंग में आपका आते जा रहा है। अगर उस हिसाब से हम लोग खुद को अपडेट नहीं करते जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाएंगे। आपका ऑनर्स किस चीज़ का है? मेरा सर इंग्लिश ऑनर्स है। इंग्लिश ऑनर्स है। जब आप अपने बैच में, कितने लोगों का बैच जो आपका
आपकी पटना सर्किल है ना? हाँ सर। तो इस सर्किल में जब आप ट्रेनिंग में गए, इंडक्शन में गए होंगे, तो उसमें कितने लोग आपको नॉर्मल ग्रेजुएट वाले थे और कितने लोग टेक्निकल ग्रेजुएट्स वाले? सर नॉर्मल ग्रेजुएट आई थिंक ओनली 10 to 20% थे, 80% तक सब टेक्नीशियंस ही थे बीटेक। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ग्रेट। तो आपके अंदर जो 80% या 75% वर्सेस 25% में जब आप कंपैरिजन करते हो, तो आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि जो उसमें नहीं होगा वो मैं कर सकता हूँ? कुछ ना कुछ स्पार्क होगा, कोई ना कोई वो शिक्षा है जो आपके अंदर, आपको अंदर से फैलाती है। वो क्या आपको लगता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको अलग कर रहा है आपके ही बैचमेट से? सर सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि हमको बाकी सबसे अलग बताती है, वो एक तो ये है कि सीखने की कैपेसिटी हमारी कैसी है, और दूसरा ये कि हम लोग ओवरऑल सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना सीखते हैं। एक टेक्नीशियन जो कि है वो किसी भी चीज़ को एक टेक्निकल पर्पस से देखेगा, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि है वो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, टेक्निकल एक अलग पर्पस है, लेकिन सोशल पर्पस से अगर हम लोग देखें तो फिर उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को देखने का, वो उन सब से अलग है, और ये मुझे कहीं ना कहीं पे बेनिफिट ज़रूर पहुँचाएगा। डेफिनेटली। तो दोस्तों, शेखर जी के खास बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन्होंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया कि यदि आपको कम उम्र में पहले अटेम्प्ट में SBI में PO बनना है तो इसके लिए पहला कदम आपको पार्ट 1 से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको इंडिविजुअल टीचर्स पे फोकस नहीं करना होगा, आपको ट्रिक पे ध्यान नहीं देना होगा, आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, आपको PT, मेंस और पर्सनालिटी तीनों की तैयारी शुरुआत से करनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें, बहुत सारे स्किल्स आपको अडॉप्ट करना होगा जो कि आपको 2022 के बड़े बैच में आपको टॉप 20, टॉप 50 में लाने के लिए कामयाब हो। यानी यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO बनते हैं और आप बहुत आगे अपने आप को देखना चाहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो पार्ट 1 से ही ये तमाम गुण और स्किल आपके अंदर होने चाहिए जो आपको आम बच्चों से अलग करने की क्षमता रखता है। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे शेखर जी आपसे कि आपकी ऐसी एक गलती जो आपको महसूस हुआ हो, वो आप स्टूडेंट्स को बताइए कि वो गलती वो ना करें। सर सबसे बड़ी गलती मैं अपनी यही मानता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि तैयारी मैंने अपने कंपटीशन की बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, पार्ट 1 से ही। लेकिन पार्ट 1 से लेकर के ग्रेजुएशन फाइनल होते होते तक मैंने सिर्फ इंडिविजुअल क्लासेस पे ध्यान दिया, और उन इंडिविजुअल क्लासेस के चलते मुझे खुद में कुछ ग्रोथ दिखा नहीं। बस अगर मैं इंडिविजुअल क्लासेस करता था तो फिर मैं एक बार में किसी एक सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस कर पाता था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का प्रेशर कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी अलग अलग रीज़न से वो पूरा प्रोसेस वाला डेवलपमेंट मेरे अंदर में नहीं शो हो पा रहा था। तो ये एक मैं बड़ी गलती मानता हूँ, नहीं तो और मतलब इसका बेनिफिट मुझे और पहले थोड़ा मिल सकता था। डेफिनेटली शेखर जी ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि इन्होंने क्या गलती की। इस गलती से आप जरूर सीखिए, और एक प्रोसेस ड्रिवन इंस्टीट्यूट में यदि आपका मार्गदर्शन मिले और आप उस तरीके से आगे पढ़ाई करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इन्होंने पढ़ाई किया, बट क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? ये दे रहे हैं कि जब मैं इंडिविजुअल पढ़ता था तो हम सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं करना सीख पाए। हम बैलेंस को किसी विषय का विशेषज्ञ बन सकते थे, बट हमको जानकार ही बनना था। यानी प्रोसेस ड्रिवन जब तक ये अपने आप को नहीं बना पाए तो जाहिर सी बात है इनको दिक्कत हुई। जैसे ही इनको एक ऐसा मंच मिला जहाँ की इन्होंने क्लासरूम किया, क्लब किया, एक प्रोसेस से गुजार गए अपने आप को, लगभग 1.5 साल यहाँ रहे हैं, राइट जी। तो और देखिए इनको पहले ही अटेम्प्ट में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी इनके पास काफ़ी रिजल्ट्स है। जरा बता दीजिए कहाँ कहाँ आपका रिजल्ट है? जी, सबसे पहला जो मेरा रिजल्ट था वो IBPS क्लर्क था, जिसमें मैंने इलाहाबाद बैंक में ज्वाइन किया था। वहाँ पे 5 महीने मैंने जॉब भी किया था। उसके अलावा मेरे पास अभी FCI का AG3 पोस्ट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO में भी हुआ। तो मैंने अल्टीमेटली फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने चूज़ किया। दैट्स ग्रेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर यहाँ आने के लिए। सो दोस्तों, आपको बहुत पसंद आया होगा ये शो, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी जुबानी को अपने अंदर संभालें, अपने खून में, अपने जज्बे में बसा लें, जिससे कि तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी एक सही मार्गदर्शन पे आगे बढ़े और वो पास कर जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।